हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एजुकेशन। इस लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो जीएस पार्ट है, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इसमें यूपीएससी ने टोटल 10 टॉपिक डिस्क्राइब किया था। 10 टॉपिक में जितने भी टॉपिक्स है सब पे मैं 3-3 क्वेश्चन इस पर डिस्कस करता हूँ और ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सारे ब्रांच के लिए वैसे तो कॉमन है ये, तो इसे किसी ब्रांच के स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो देख सकते हैं। और इसमें एज एन मतलब प्रैक्टिस आप ले सकते हो कि जो भी क्वेश्चन है आप कितना प्रिपरेशन है वो आप टेस्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको वीडियो पॉज करना है, पहले उसके क्वेश्चन खुद से सॉल्यूशन उसके लिखने हैं, जो भी आपको याद है या नहीं याद है सॉल्व करने हैं। और अगर आपका आंसर गलत है तो वो आप फिर उसमें करेक्ट कर सकते हो देख करके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अकॉर्डिंग टू इंडिया वेज रिपोर्ट पब्लिश बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक इंडिया वेज रिपोर्ट अभी पब्लिश किया था, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एवरेज डेली वेज हैज नियरली डबल्ड फ्रॉम अर्ली 90s टू रिसेंट ईयर। 90s में जो सैलरी हुआ करती थी लेबर की और अभी जो सैलरी है बोला जा रहा है कि सीधा डबल हो चुका है, मतलब 2 टाइम्स हो चुका है। क्या ये बात सही है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एन अर्बन वर्क्स अर्न्स अराउंड ट्वाइस इज और अर रूरल काउंटर पार्ट, मतलब कि जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, मतलब जो शहरी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो जो कमाते हैं और जो गांव में लोग कमाते हैं, तो शहरी वाले डबल कमाते हैं जो कि अर्बन वाले जितना नहीं कमा पाते हैं। मतलब अगर अर्बन मतलब जो गांव वाले एरिया में आपका जो रूरल काउंटर पार्ट है वो अगर सपोज 100 रुपीज़ उसकी सैलरी है एक दिन की, तो जो अर्बन एरिया में जो शहरी लोग हैं उन लोगों की सैलरी लेबर की वो 200 या 200 के आसपास है, मतलब ठीक है, मतलब अराउंड लिखा हुआ है तो 200 के आसपास होनी चाहिए, मतलब सीधा डबल। तो क्या बात सही है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जेंडर गैप इन द डेली वेजेज हैज़ बीन डिक्लाइंड सिंस 1990s, मतलब 90s में जो जेंडर गैप हुआ करता था मेल फीमेल में, मतलब कि उस समय अगर सपोज 100 लोग हैं टोटल, तो उसमें से अगर 60 मेल है और 40 फीमेल है वर्कर्स जो लेबर्स हैं, तो अभी बोल रहा है कि उसमें काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी डिक्लाइन आया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वेज रिपोर्ट अभी द हिंदू में पब्लिश हुई थी, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था, इसमें दिखाया गया कि 1994 में जो सैलरी थी वो 128 थी और अभी 2012 में इसकी सैलरी 247 है। तो आप देख सकते हो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इसका डबल हो चुका है, मतलब इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 256, तो ये 247 मतलब अराउंड हम बोल सकते हैं, ठीक है, लगभग हम बोल सकते हैं डबल हो चुका है। अब अर्बन और रूरल डिवाइड में देखते हैं कि जो अर्बन लोगों की सैलरी है वो पहले जितनी थी वो लगभग मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 250 के आसपास है, और जो रूरल का था वो पहले 100 के आसपास है। तो अभी देख सकते हो अभी इसकी सैलरी अगर आप मान लो ये 400 के आसपास मान रहे हो और इसकी जो सैलरी वो लगभग देख सकते हो 190-180 के आसपास है, तो आप देख सकते हो इससे सीधा डबल है, डबल से भी ज़्यादा बोल सकते हो। तो हाँ, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही होगा कि अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उसकी सैलरी रूरल काउंटर पार्ट से डबल है। नेक्स्ट है जेंडर गैप। जेंडर गैप जो था वो आपका 1994 में देख सकते हो मेन बाय वुमेन वेज गैप जो था परसेंटेज था वो 48 था, अभी उसमें काफ़ी गिरावट आई है, वो 34 हो चुका है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जो क्वेश्चन में आपके 3 स्टेटमेंट थे तीनों यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि द हिंदू में ये रिजल्ट अभी रिपोर्ट आया था इसके बारे में, तो रिपोर्ट पब्लिश किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में और द हिंदू में हमने देख लिया कि क्या क्या इसमें आया हुआ था। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस थ्रू तापी लाइन। तापी पाइपलाइन अभी इस पर वर्क चल भी रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पाइपलाइन इसमें नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट होगा बिटवीन 4 कंट्रीज। तो वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी है, इसको याद करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका ये है कि आप देख सकते हो ये डायग्राम। इसमें देखो 4 कंट्री तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, यहाँ लास्ट में इंडिया पे आती है। तो ये आप देख सकते हो तुर्कमेनिस्तान का T, अफगानिस्तान का A, पाकिस्तान का P और इंडिया का I, इसीलिए इसका नाम पड़ा है तापी पाइपलाइन, ठीक है। तो इसमें कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ है, तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट हुआ और ये लास्ट में इंडिया पे आकर रुक गई है, मतलब इंडिया पे लास्ट इसका हुआ डेस्टिनेशन। तो ये कौन सी कंट्री जो सप्लाई करेगी, तो ये होगा आंसर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये कंट्री के नाम पे, कंट्री का जो फर्स्ट लेटर है उसके नाम पे इसका पाइपलाइन का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है FSSAI फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड ए 3-member कमेटी टू लुक इनटू ड्राफ्ट पॉलिसी ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। जो भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स है उस पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी गठन किया गया था 3 मेंबर का, जिसमें लेबलिंग एंड डिस्प्ले पे डिस्कशन हुआ था। इस पर लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसकी कमेटी कौन सी थी वो हमें बताना है। तो इसकी कमेटी थी, सबसे पहले आप ये देख लो कि BSESI की कमेटी थी, लेकिन उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो रिकमेंडेशन था कि जो भी आप पैकेजिंग करोगे उसमें आपका कैलोरीज, टोटल फैट, ट्रांस फैट, शुगर, साल्ट, जो कुछ भी वो सब कुछ आपके फ्रंट में दिखना चाहिए, जो भी आपका पैकेट रहेगा उस पर। देखिए जैसे कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, एक्स प्रोडक्ट है जो आप ड्रिंकिंग के लिए लेते हो, तो उसमें जितने भी कंटेंट है, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कितने उसका परसेंटेज है, वो सब इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। अभी भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई है एक्स्ट्रा कि ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए उसमें। कलर कोड यूज़ करने बोला गया है कि अगर कोई भी वैसा मटेरियल है, कोई भी वैसा ड्रिंक है या खाने पीने की चीज़ें जिसमें
हाई फैट, जिसमें फैट ज़्यादा कंटेंट हो, जैसे कि शुगर एंड साल्ट, ट्रांस फैट, सोडियम कंटेंट अगर हो, उसे रेड कलर से आपको मार्क करना है। फिर लेबल फूड स्टफ जो भी होंगे, जैसे कि जिसमें जीएमओ होते हैं, जीएमओ आपका है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो जो भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, लेबल देना पड़ेगा कि ये जीएमओ प्रोडक्ट है। जीएमओ क्या होता है? जीएमओ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें आपका क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें पेस्ट यूज करते हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जिससे वो पेस्टिसाइड का भी काम करता है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, और प्रोडक्ट भी जो प्रोडक्टिविटी उसे भी इंक्रीज किया जाता है। लेकिन ये हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब होता है, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए इसे यूज किया जा रहा है। तो अभी ये पूरी तरह से तो मतलब कंसेंट नहीं है हर कंट्री में इसे यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ कंट्री में यूज किया जा रहा है। तो इसमें बोला गया है, इंडिया जो कमेटी गठन की गई थी, कि अगर आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है तो उसमें आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर जो भी आपका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब कुछ, विटामिन वगैरह कितने आपका जो मल्टीविटामिन कितने हैं, विटामिन B12 कितने, वो सब कुछ आपको अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। और एक बार कोड भी आपको देना पड़ेगा, ताकि वो जो भी कस्टमर है वो उसे अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में पता चले कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। क्योंकि अभी हेल्थ सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने जोर लगाया हुआ है, तो ये फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका आप नाम फुल नाम याद रख सकते हो, ये कमेटी का नाम याद रख सकते हो, BSE किरण कमेटी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका इंजीनियरिंग एप्टी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एक स्फेयर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले लिख लो 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक स्फेयर है, जिसका होमोजीनियस बोल रखा है, इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है। इसका एक और बड़ा स्फेयर बनाया जा रहा है 8 सेंटीमीटर का, जिसका मास जो है वो है 160 ग्राम। ठीक है, तो इसका मास दे रखा है 160 ग्राम। तो इसमें पूछा जा रहा है कि द मास ऑफ अ स्मॉलर स्फेयर, छोटे स्फेयर का मास क्या होगा। तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी हमें पता है मास अपन वॉल्यूम होता है, तो m1 छोटे वाले का अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको पता है जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का स्फेयर का, वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 इंटू पाई तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं नेगलेक्ट भी कर सकता हूँ, नेगलेक्ट नहीं मतलब एक कांस्टेंट के मान सकता हूँ, और आर क्यूब के साथ वेरी कर रहा है, तो नीचे जो वॉल्यूम होगा वो आर क्यूब लिख सकते हैं, इक्वल्स टू मास 2 ऑफ आर क्यूब। अब m1 आपको निकालना है, तो m1 निकालने के लिए क्या करोगे, जो आप m2 है 160 ग्राम सॉरी, इंटू स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर कितना 4 डिवाइड बाई कैपिटल आर है आपका 8, इसका क्यूब, तो 4 ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 8 टाइम्स से फिर ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला जा रहा है देयर आर K बास्केट एंड N बॉल्स, तो K बास्केट है और N नंबर ऑफ बॉल्स है। द बॉल्स आर पुट इनटू द बास्केट रैंडमली पुट किया जा रहा है। इफ K इज लेस देन N, यानी कि K लेस देन N है, यानी कि बास्केट जो है वो कम है, बॉल्स ज़्यादा है। तो ये आपके सपोज बास्केट मैंने बना लिए, तीन बास्केट है, 3 ही बास्केट रखते हैं, और बॉल्स जो है वो ज़्यादा है, तो हमने 4 बॉल्स रख दिए। अब बोला देयर इज नो एम्प्टी बास्केट, रैंडमली पुट किया जा रहा है, तो मैं चारों के चारों बॉल्स एक बास्केट में भी डाल सकता हूँ, तो ये बोल रहा है एक भी एम्प्टी नहीं है, तो एम्प्टी तो 2 हो गए ना हमारे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हमें इसमें एलिमिनेशन से बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली N-K बास्केट विथ एटलीस्ट 1 बॉल, तो N-K करने पे कितना रहा, 4-3 कर दिया मैंने, 4 बॉल्स है, 3 बास्केट है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो 1 हो गए। तो N-K यानी कि ये बोल रहा है कि एक ऐसा बास्केट होगा जिसमें कम से कम 1 बॉल होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली एक ऐसा बास्केट होगा, तो एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये 4 बॉल है, 1 बॉल मैंने इसमें डाल दिया, 1 बॉल इसमें डाल दिया, और 2 बॉल इसमें डाल दिया, तो ये बोल रहा है एग्जैक्टली एक ही बास्केट होगा N-K, तो मेरे पास तो 2 बास्केट हो गए ऐसे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। डी पे चलते हैं, देयर आर N-K बास्केट विथ एग्जैक्टली 2 बॉल्स, यानी कि ये बोल रहा है एक बास्केट ऐसा होगा, N-K मतलब एक बास्केट ऐसा होगा जिसमें एग्जैक्टली 2 बॉल्स होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सारे बॉल्स एक ही बास्केट में डाल दूंगा, तो एक ही बास्केट में कितने 4 बॉल्स हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली 2 बॉल्स तो नहीं हुआ ना, एक बास्केट में तो 4 बॉल हो गए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन सही क्यों ये देखते हैं। देयर आर एटलीस्ट 1 बास्केट विथ 2 और मोर बॉल्स, तो अगर आप चारों के चारों बॉल्स एक ही बास्केट में डालोगे तो भी ये सही हो गया, क्योंकि एक बास्केट ऐसा आपका हो गया जिसमें 2 या 2 से अधिक बॉल्स हैं, क्योंकि 4 बॉल्स हैं। अगर आप चारों एक में नहीं डालोगे, सपोज एक बॉल आप सब में डाल दिए 3 में, बाकी 1 बॉल बचा है किसी एक में डाल दो, तो इसमें 2 हो गया, इसमें 1 बॉल हो गया, इसमें 1 बॉल हो गया, तो ये बास्केट ऐसा हो गया ना जिसमें एटलीस्ट 1 बास्केट जिसमें 2 और मोर बॉल्स, तो 2 या 2 से अधिक बॉल तो इसमें है ही, 2 बॉल तो है ही, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो ये जो सी स्टेटमेंट है वो आपका हर कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस किया गया, द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अकर एटलीस्ट 1, यानी कि कम से कम एक बार हेड आना चाहिए, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, या फिर इसी तरह से 6 बार आपका हेड आ जाए।
कम से कम एटलीस्ट 1 बोल रहा है, तो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपका एक बार आना चाहिए, उसकी एक बार या एक से अधिक आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हम 1 माइनस एक बार भी हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कर देते हैं, ठीक है। मतलब 1 तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें से एक बार भी हेड नहीं आया ऐसी प्रोबेबिलिटी हम उसको माइनस कर देते, तो आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस एक बार भी हेड नहीं आया, यानी कि फर्स्ट टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, 1/2 इंटू दूसरे चांस में हेड नहीं आएगा, तीसरे चांस में भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, चौथे चांस में भी, पाँचवें चांस में भी और 6th चांस में भी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस नीचे आ जाएगा 1/64, तो 1 माइनस 1/64 करें तो ये हो जाएगा 63/64, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। तो इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दे रखा है 3/3 का, इसका क्यूब ऊपर कर रखा है, तो इसका आइगन वैल्यूज निकालना है। तो आपको पता है, ये देख सकते हो, ये 3 टर्म आपका 3 जो आपके जो इसमें नंबर है वो 0 दे रखा है, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नीचे के इसके तीनों ए आई जे लेस देन, ये ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई लेस देन जे, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ का एलिमेंट क्या होता है, ये A31 होता है, तो A31, तो 3 जो है वो लेस देन, सॉरी ये आई ग्रेटर देन जे होगा, तो आई ग्रेटर देन जे, तो ये 3 आपका ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में ये सारे एलिमेंट इसके 0 होने चाहिए। आप देख सकते हो ये वाला भी क्या हो जाएगा A32, तो A32 क्या होगा, 3 ग्रेटर देन 2 हो गया, तो ये भी आपका 0 है। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसमें अगर 0 तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके आइगन वैल्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको ये भी पता होगा आइगन वैल्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज होती है कि अगर λ1, λ2, λ3 आपका आइगन वैल्यूज़ है, अगर किसी ए मैट्रिक्स का या एक डिटर्मिनेंट्स तो नहीं, मैट्रिक्स ही बोलेंगे अभी, डिटर्मिनेंट्स तो अलग चीज़ हो गया फिर, तो ए मैट्रिक्स का, तो अगर ए क्यूब मैट्रिक्स होगा उसका जो आइगन वैल्यूज़ हो जाएगा वो λ1 का क्यूब, λ2 का क्यूब, λ3 का क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो आइगन वैल्यूज है 3, 2, 5 है। तो जो इसका एक जो ये मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बना है जिसका पावर 3 है, तो उसका जो आइगन वैल्यूज हो जाएगा वो हो जाएगा 9, 3 का क्यूब हो जाएगा ना, तो 9 नहीं हो जाएगा 27, 2 का क्यूब 8 एंड 5 का क्यूब 125। तो देख लो आंसर कौन से मैच कर रहे हैं आपके इसमें से, तो हाँ ये मैच कर रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा 8, 27 और 125। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और इफ f डैश x इज इक्वल टू 0 देन इट इज एदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑलवेज। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है वो बताने हैं। तो देखो सबसे पहले एक ट्रिक याद कर लो कि ये आपका डिफरेंशिएबल है, ये कंटिन्यूअस का सेट बना रहा हूँ मैं, और ये लिमिट का है। तो जो भी आपका लिमिट तो इसमें पूछा नहीं, तो चलो छोड़ देते हैं। जो भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो पक्का कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो इसमें बोल रहा है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नहीं ये गलत है, लेकिन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस ये सही है। तो स्टेटमेंट 2 सही हो गया। नेक्स्ट f डैश x इज इक्वल टू 0 देन इट इज आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑलवेज, ये भी सही है, क्योंकि जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 होता है वहाँ पे आपका जो ग्राफ होता है, जो कर्व होता है बनाओगे, तो वो वहाँ पे स्लोप चेंज करता है। तो अगर स्लोप चेंज करेगा तो अगर ये नेगेटिव स्लोप है और अभी ये पॉजिटिव पे आ रहा है तो एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा राइज करेगा। अगर अभी आपका पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव स्लोप में जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लाइक करेगा, तो ये हमेशा सही होगा। तो 2 और 3 हमेशा करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x - 2x अपॉन 3x - sin स्क्वायर x इज। आपको पता है मैथमेटिक्स में सबसे आसान जो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला कौन सा, मतलब कौन सी थ्योरी यूज करते हैं लिमिट निकालने के लिए, सबसे आसान है आपका एल हॉस्पिटल रूल लगाने का, और सबसे जल्दी आंसर पा जाएगा। अगर वो 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में होना चाहिए तब, ठीक है, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देख लो 0 पुट करोगे तो ऊपर 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा। तो इसमें सिंपल से एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, tan 3x को डिफ्रेंशिएट करना है तो 3 sec स्क्वायर x हो जाएगा, 3 sec स्क्वायर 3x - 2 अपॉन 3x को 3 लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके, sin स्क्वायर x को 2 sin x इंटू cos x। अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करो तो sec 0 होता है आपका 1, तो ये आपका 1 हो गया। तो 3 - 2 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 - 2 इंटू साइन एक्स, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई इक्वल्स टू 1/3 आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 4 पे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। इससे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सीरीज़ का जो पेपर होता है जिसका लेंथ टू विड्थ रेशियो क्या होता है। ए सीरीज़ का पेपर यानी कि जो आप A4 जैसे जेरोक्स वगैरह करवाने जाते हो तो वहाँ देख सकते हो फोटोकॉपी में A4 साइज यूज़ किया जाता है। A3 जो होता है इसका डबल साइज़ का होता है, A2 इसके डबल साइज़ का होता है, और A1 A2 के डबल साइज़ का होता है, यानी A1 बड़ा होता है सबसे, ठीक है, और A4 छोटा होता है। तो इसका लेंथ टू विड्थ रेशियो क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो ये याद रख सकता है 297 mm
बाई 210 A4 साइज़ का पेपर का साइज होता है। ये आपका जो विड्थ होता है वो 210 का होता है, जो लेंथ होता है वो 297 का होता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये √2:1 के रेशियो में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये आप याद रख सकते हो। लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए A4 साइज़ पेपर का साइज़ क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्राइंग का क्वेश्चन है तो ये पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको वही A3 का पूछेगा तो क्या करोगे, ये आपका A4 साइज़ का है तो A4 साइज़ का है तो इसको डबल कर दो, ठीक है। तो आपका लेंथ तो सेम रहेगा 297, लेकिन ये जो 210 था वो इंक्रीज होकर के हो जाएगा 420, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका ए राउंडेड इंटीरियर कॉर्नर इज कॉल्ड एज, राउंडेड इंटीरियर कॉर्नर को क्या बोलते हैं, ये तो आपको सबको पता है यार, ये फिलेट बोलते हैं। जो आपका कॉर्नर है, इस कॉर्नर को जो इंटीरियर कॉर्नर है, इसको अगर आप ऐसे राउंड दे रहे हो तो इसको तो फिलेट करते हैं ना लोग। अगर आप सीधा ऐसे करो तो इसको चैम्फर बोलते हैं, लेकिन अगर आप एक स्लोप दे रहे हो, एक मतलब कंटिन्यूस स्लोप दे रहे हो, इसको बोलते हैं फिलेट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेफ्टी एट वर्क प्लेस। सेफ्टी एट वर्क प्लेस यानी कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पे सेफ्टी को इंक्रीज करो उससे क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा आपका अट्रैक्ट होंगे विजिटर्स एंड टूरिस्ट, ठीक है, ये होता है क्या। नेक्स्ट बोल रहा है इट इनहेंसेस द प्रॉफिट मार्जिन, ऐसा होता है। देन इट प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस इन वर्कर्स, तो इन तीनों में से कौन सा होता है। सबसे पहले टूरिस्ट वगैरह और अट्रैक्ट करने के लिए तो हम लोग सेफ्टी नहीं करते, हम लोग सेफ्टी इंक्रीज करते हैं वर्क प्लेस पे, ताकि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉय, वो अपने हेल्थ से रिलेटेड या अपने जो भी उनके जान का खतरा है वो कम हो सके, वो ताकि अपने कंफर्ट लेवल में काम कर सके और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सके। तो ये थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इट इनहेंसेस द प्रॉफिट मार्जिन, ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखो अगर कंपनी खासकर जो काफ़ी ज़्यादा जैसे ऑयल इंडस्ट्रीज ले लो, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्रीज में अगर आप सेफ्टी के साथ काम नहीं करोगे तो वहाँ पे आग लग सकती है। आग लगेगी तो अगर सपोज जितना का आप सेफ्टी में पैसे बचा रहे थे उससे ज़्यादा तो आपका जलकर ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ये काफ़ी हजार्डस चीज़ें इसमें हम लोग डील करते हैं, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन। तो ये सब अगर जलती है एक बार तो इसको फिर कितना भी आप पानी लगा लो, आग बुझाने का काम कर लो, फोम पोरर लगा लो, ये बहुत मुश्किल से बुझते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से लास्ट ऑप्शन ये रहता है भागो। तो यहाँ पर अगर आप सेफ्टी से काम करोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि मुझे केवल कमाना है, प्रॉफिट करना है, तो अगर आप सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे और एक बार एक्सीडेंट हो गया तो आपका सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट 2 नंबर सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी सर्कल विच इवॉल्व इन जापान कंसिस्टेड ऑफ। सबसे पहले ये देख लो क्वालिटी सर्कल क्या होता है। ये क्वालिटी सर्कल स्टार्ट हुआ था ट्रेनिंग वर्कर्स एंड फोरमैन इन स्टैटिस्टिकल मेथड, ये जापान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था थ्रू ए न्यू जर्नल कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्वालिटी सर्कल बनता है, अभी डिस्कस करेंगे। विच कैरीज लेसन्स इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, दिस ग्रुप्स ऑफ वर्कमैन एंड फोरमैन वेर कॉल्ड क्वालिटी सर्कल। उन ग्रुप को बोला जाता था क्वालिटी सर्कल, जिसमें जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी इसमें, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया जाता था इसमें। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। दे लर्न टू यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टू सॉल्व क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होता था वो लोग स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते थे उसे सॉल्व करने के लिए। और द सक्सेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सर्कल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जापानीज सक्सेस इन क्वालिटी। आपको अभी पता है कि जापानी जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइज या क्वालिटी वाइज कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने एक अपना मेथड बना रखा है किस तरह से हमें काम करने हैं, किस तरह से हमें बहुत ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना है कि हमारा प्रॉफिट कितना ज़्यादा, बल्कि इस पर करना है कि हमारा कस्टमर कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो, ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। प्रोडक्टिविटी क्योंकि डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और ऑटोमेटिकली हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जो क्वालिटी सर्कल है उसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। तो इसमें ए में बोला जाए लाइन वर्कर्स एंड लाइन फोरमैन हु वेर ट्रेंड इन स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडस्ट्रीज टू फॉर्म सेक्टर स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड, नहीं, इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव का कोई काम नहीं था। एकेडमिशियन एंड प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी टू इवॉल्व न्यू क्वालिटी कंट्रोल मेथड, नहीं, एकेडमिशियन एंड प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी, एकेडमिशियंस का और प्रैक्टिशनर का इसमें कोई काम नहीं था, नन ऑफ द अबव। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया ए, ठीक है। कभी कभी वर्ड ऐसे हो जाते हैं ना कि बोलने में जुबान लड़खड़ाने लगती है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिफाइन क्वालिटी सब को अगर डिस्क्राइब करना तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले देख लेते क्या है, मीटिंग कस्टमर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, ये हो सकता है क्या,
बिल्कुल सही है। आपके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से, ठीक है, तो वो क्वालिटी का डेफिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ एक्सेलेंस एट एन एक्सेप्टेबल प्राइस एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट, यानी कि आपको एक तरह से क्वालिटी और कॉस्ट के बीच में ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। ये हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हर इंडस्ट्री में होता है क्वालिटी और कॉस्ट के बीच में कॉम्प्रोमाइज़, ताकि हम एक अच्छे एक्सेप्टेबल कॉस्ट पे एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा सके। तो वो भी क्वालिटी के आपका डेफिनेशन में आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है। नेक्स्ट है फिटनेस फॉर यूज और पर्पस, यानी कि आप जिस चीज़ के लिए बना रहे हो, सपोज आप एक डंबल यूज कर रहे हो, ठीक है, ये डंबल है, अब आप इसे यूज कर रहे हो। अब कई बार होता है ना कि डंबल वगैरह यूज करते हो फिर ऐसे ही पटक देते हैं ज़मीन पे यूज़ करने के बाद, क्योंकि वो जोश में आते हैं ना, 10-15 डंबल मारे, यूज़ किए, फिर ज़मीन पे पटक दिया, तो अगर पटकते डंबल टूट जाए तो फिर कौन उसे परचेस करेगा, ठीक है। डंबल का मतलब ये कि वो इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि हम उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ करें, ज़मीन पर पटके तो भी टूटे नहीं, ठीक है। तो वो आपका फिट होना चाहिए, मतलब जो भी आपका पर्पस, जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हो उसके लिए फिट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट है मीटिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन विद इन स्पेसिफाइड टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि जितना आपका वेरिएबल अलाउएबल वेरिएंस होता है, मतलब कि जैसे अगर आपका एक डिज़ाइन है साफ्ट का डिज़ाइन, तो साफ्ट का डिज़ाइन आपको मैंने बोल दिया कि मुझे 20 mm का साफ्ट का डिज़ाइन चाहिए, जिसमें आपका टॉलरेंस होना चाहिए 0.001 प्लस में और माइनस में होना चाहिए 0.002। तो इतना टॉलरेंस आपका चलेगा, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। तो यस, ये भी एक क्वालिटी में ही आता है। अगर आपका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन इसके अंदर लाइक कर गया तो गुड क्वालिटी का कहलाएगा, अदरवाइज उसकी क्वालिटी खराब कही जाएगी। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में इसमें कौन सा एक इसका कंपोनेंट नहीं है, मेन कंपोनेंट नहीं है। तो इसका आंसर है टोटल क्वालिटी कॉस्ट। कॉस्ट और क्वालिटी में इसका मतलब टोटल क्वालिटी कॉस्ट जो है वो इसका एक मेन कंपोनेंट नहीं है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये सब आपका क्वालिटी मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है आपका बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये आपका 6 नंबर का टॉपिक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हॉट हाउस अर्थ टर्म्स रिलेटेड। ये अभी न्यूज़ में था, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है वो पूछा जा रहा है। तो ये क्या, ये CO2 कंसनट्रेशन क्रॉसेस 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन इन एटमॉस्फेयर, उससे रिलेटेड है। या फिर अर्थ इज 2 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, उससे रिलेटेड है। या फिर द रेट ऑफ स्पेसीज इंस्ट्रक्शंस फार एक्सटीडेड देन अर्लियर, इससे रिलेटेड है। या ए और बी दोनों है। तो कई बार इसमें क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। अभी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान रहते हैं। तो अभी ये बोला गया था कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस वार्मर है पहले वाले इंडस्ट्रियल टाइम से। तो ये तो बोल रहा सही है, लेकिन इसे एक लिमिट में लाया गया, मतलब कि एक तरह से बोला ये जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री राइज करने का है उसे हम लोग कम करके 1.5 डिग्री 1.7 डिग्री सेल्सियस करें, धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी जैसे हमारा कंडीशन ऐसा बन गया, डेवलपमेंट के चक्कर में सारे कंट्रीज एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में जो लगी हुई है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हम इंक्रीज कर दे रहे हैं इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। अभी आप देख सकते हो जो USA वो भी आपका पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर निकल चुका है, तो वो सब भी इफेक्ट कर रहा है बाकी कंट्रीज को कि जब US ही नहीं रहना चाहता तो हम कैसे रह सकते हैं। इतनी बड़ी कंट्रीज है जो इतना ज़्यादा डेवलप कंट्री वो भी पीछे हट रही है। तो ये सब चीज़ों पे डिस्कस किया जा रहा था। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था हॉट हाउस अर्थ के बारे में, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हॉट हो चुका है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, जो इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, बहुत कम थी उस समय से अभी के रिस्पेक्ट में। तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग is promoted by organization groups such as ICRI SET, CFF and Biodiversity International। इसमें जो ग्रुप्स दे रखे हैं ICRI SET, इसका मतलब इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और CFF है, CFF का फुल फॉर्म है क्रॉप्स फॉर द फ्यूचर, और ये बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल। ये सारे ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करते हैं, उसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं, ताकि एग्रीकल्चर को किस तरह से अच्छा बनाया जा सके और उसका जो हमारे इन्वायरमेंट पर जो इफेक्ट पड़ रहा है किस तरह से उसमें इनहेंस, मतलब किस तरह से उसको और पॉजिटिव वे में हम लेके चल सकते हैं, उससे रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी। ये इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये किस चीज़ से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन ये आएगा ना, अगर आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तो ऑब्वियसली बात आप इसको ऑटोमेटिकली जान पाओगे। अगर आपको फुल फॉर्म ही नहीं पता तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजी जो करेंटली न्यूज़ में है, इन सबको याद रखना जरूरी है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई द वराडेरो रीफ ऑफ द शोर ऑफ द सिटी ऑफ कार्टाजिना रिसेंटली न्यूज इंपॉर्टेंट फॉर मरीन बायोलॉजिस्ट टू बी स्टडीड। इसमें ये क्या है कि वराडेरो रीफ जो है ये अभी जितने भी पॉल्यूशन जितने ज़्यादा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके मतलब जो कोरल रीफ्स वगैरह होते हैं, कोरल रीफ्स हो गए, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से इंडिकेट करते हैं, मतलब तुरंत इन लोगों में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तुरंत हमें पता चल जाता है कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे होता नहीं है कि अगर बाढ़ आने करे या फिर समुद्र में किसी तरह की कोई सुनामी वगैरह अगर आता है तो मछलियों को जल्दी पता चल जाता है, उन लोगों में चहल पहल ज़्यादा देखने को मिल जाती है कि वो इधर उधर भाग रही है, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सेंस हो जाता है। उसी तरह से जो कोरल रीफ्स होते हैं उन लोगों को पॉल्यूशन से मतलब पॉल्यूशन जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, उसके ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से एक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके अगेंस्ट में ये मतलब अपना शो कर देते हैं पोटेंशियल कि अभी ये इसके कारण इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन लोगों से हमें पता चल जाता है कि पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है। तो एक वाराडेरो रीफ था जो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होने के बाद भी वो सस्टेन कर रहा है, मतलब वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उस पर लोगों की अभी स्टडी चल रही है वहाँ कार्टेजिना में। कार्टेजिना कहाँ है मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये साउथ अमेरिका में आपका कार्टेजिना है, आप देख सकते हो, ये कोलंबिया हो गया, ये वेनेजुएला हो गया, तो यहाँ पर ये मतलब सी के काफ़ी कैरेबियन सी के नज़दीक में ये सिटी है कार्टेजिना। तो यहाँ पर जो भी आपका रीफ्स वगैरह जो कोरल रीफ्स वगैरह मिल रहे हैं वो पॉल्यूशन को उतने मतलब पॉल्यूशन में काफ़ी सस्टेन कर जा रहे हैं। बाकी रीफ्स क्या होता है कि पॉल्यूशन के साथ साथ इनमें डिग्रेडेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये सस्टेन कर रहा है। तो कैसे ये हाईली पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में सस्टेन कर रहा है उस पर स्टडी की जा रही है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अभी करंटली न्यूज़ में था, तो ये पूछ रहा है कि ये जो स्टडी की गई है इसमें मतलब रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये वाई द ये न्यूज़ में क्यों था ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वाई द वराडेरो रीफ ऑफ द शोर ऑफ द सिटी ऑफ कार्टेजिना रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये रिसेंटली न्यूज़ इसलिए था क्योंकि दिस रीफ थ्राइव्स इन ए हाईली पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, इसलिए न्यूज़ में था। बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये न्यूज़ में क्यों था। अगर न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हो तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर हमारा 7 है, जिसमें बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में है। इसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड यूनिक प्रोजेक्ट। तो देखो टेम्पररी प्रोजेक्ट क्या होता है, टेम्पररी प्रोजेक्ट आपका मतलब एक तरह से होता है जिसमें फिक्स स्टार्टिंग होता है, मतलब फिक्स स्टार्टिंग हो गया और एंडिंग में आपको फिक्स कर दिया गया कि ये आप यहाँ पर स्टार्ट करना है इस पॉइंट पे और यहाँ पर आपको एंड करना है प्रोजेक्ट को। लेकिन जो यूनिक प्रोजेक्ट होता है वो आपका मतलब एक नया प्रोजेक्ट होता है किसी कंपनी के अंदर में लिया हुआ, उसमें मतलब आप काम करते जाओ और उसमें मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि हमें इस तारीख तक कंप्लीट करना है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। लेकिन जो टेम्पररी प्रोजेक्ट होते हैं वो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। टेम्पररी प्रोजेक्ट है फिक्स्ड बजट एंड यूनिक प्रोजेक्ट है फिक्स्ड टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है। इन टेम्पररी प्रोजेक्ट न्यू अंडरटेकिंग एंड इन यूनिक फिक्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम। ये भी सही नहीं है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, टेम्पररी के लिए ये होता है और यूनिक के लिए ये होता है। टेम्पररी प्रोजेक्ट शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट बट यूनिक प्रोजेक्ट लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब शॉर्ट टाइम हम इसको टाइम के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते, एक्चुअली इसका फिक्स स्टार्टिंग और एंडिंग होता है, उसके बेसिस पे हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है ये। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, टेम्पररी प्रोजेक्ट हैव फिक्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट वाइल यूनिक प्रोजेक्ट इज न्यू अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट फॉर ए कंपनी। तो ये ऑप्शन सही है डी वाला, क्योंकि देखो टाइम एक बाउंडेशन होता है लेकिन हम इसको शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट के बेसिस पे इसको डिफाइन नहीं कर सकते। टेम्पररी और यूनिक प्रोजेक्ट जो होता है वो एक फिक्स स्टार्टिंग और एंड डेट के साथ होता है, ठीक है। मतलब इसको डायरेक्ट हम टाइम के शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम उसके बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आप बोलो कि एक 5 साल का प्रोजेक्ट है, एक 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो 2 साल का प्रोजेक्ट भी एक यूनिक प्रोजेक्ट हो सकता है, 5 साल का प्रोजेक्ट भी एक टेम्पररी प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर इसमें टाइम का हमने बाउंडेशन दे दिया कि आपको 10 फरवरी 2017 से लेकर के 10 फरवरी 2019 तक कंप्लीट करना है, तो इसको भी हम टेम्पररी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इन प्रॉपर सीक्वेंस। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इसमें मतलब जब भी आपका प्रोडक्ट कुछ बनता है तो बनने के बाद किस तरह से हम उसको मार्केटिंग में उतारते हैं, किस तरह से उसका कमीशनिंग किया जाता है, किस तरह से उसकी डिजाइनिंग वगैरह होती है, इंप्लीमेंटेशन होता है, तो कौन सा साइकिल सही है, करेक्ट सीक्वेंस होता होगा ना। जैसे हम पहले मार्केट से कुछ रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर उसको रॉ मटेरियल को हम लोग एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर इसको मार्केट में उतारेंगे, फिर इस पर मार्केटिंग पे ध्यान देंगे। तो एक सीक्वेंस होता है, वो करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है कौन सा है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो है, सबसे पहले हम जो भी प्रोजेक्ट हमको उतारना रहता है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना रहता है, सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है। अगर फिजिबिलिटी अच्छी है उसकी तो उसकी डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है और फिर लास्ट में कमीशनिंग होती है। कमीशनिंग का मतलब मार्केट में उसे लॉन्च कर देना टोटल। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केटिंग, देन डिजाइन, देन इंजीनियरिंग होती है, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर इसे कमीशनिंग कर दी जाती है।
यहाँ पर दो चीज़ आप देख सकते हो। एक चीज़ ये इसमें लीनियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ये कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या क्या होता है उस पर भी एक क्वेश्चन मैंने अभी नीचे दिया हुआ, उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लीनियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि आपका एक लाइन बना हुआ है, मतलब कि आप सीक्वेंस वाइज प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हो। पहले आप मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग में देखोगे उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, ये सब, फिर उस पर डिजाइन करोगे, उस पर इंजीनियरिंग करना है, इंप्लीमेंटेशन मतलब कैसे उसको प्रोड्यूस करना है सब कुछ, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद फिर उसे मार्केट में लॉन्च करोगे। बट जो कंकरेंट इंजीनियरिंग होती है, कंकरेंट इंजीनियरिंग का मतलब है कि एक साथ सारे काम मिलकर करना, मतलब आपको सब कुछ स्टडी पहले से पता है, आप मार्केटिंग भी साथ में कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का डिजाइन पे भी अपनी टीम लगा रखे हो, मतलब एक कंपनी में अलग अलग टीम एक ही प्रोडक्ट पे कितने चारों डायमेंशन में काम कर रही है, चारों डायमेंशन या जितने भी डायमेंशन उसके सब पे, उसको कंकरेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल एंड कंकरेंट इंजीनियरिंग। तो सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वाइल कंकरेंट इंजीनियरिंग इज 2 स्टेप प्रोसेस। नहीं, 2 स्टेप प्रोसेस इससे मतलब नहीं है। सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, चलो ये तो ठीक है, इसमें भी सही था। वाइल कंकरेंट इंजीनियरिंग स्टडी एंड रिसर्च अबाउट प्रोडक्ट लॉन्ग बिफोर बाय यूजिंग एडवांस टूल्स, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने अभी आपको बताया ना, पहले से स्टडी करके सब कुछ हमें पता रहता है इसके बारे में, और हम अपनी टीम के अलग अलग टुकड़े बांटकर सबको हर डिपार्टमेंट में लगा देते हैं, ताकि हर डिपार्टमेंट में जल्दी जल्दी काम और प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा हो। तो बाकी ऑप्शन तो अनकरेक्ट ही होंगे, एक सही हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 8 पे, जो कि बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द ऑड स्टेटमेंट अबाउट द सिरेमिक इन द फॉलोइंग। ऑड स्टेटमेंट का मतलब है कि जो सही नहीं है, ठीक है, मतलब जो सिरेमिक के लिए सही है वो तो सही है, लेकिन जो सही नहीं है वो हमें इसमें से चूज करना है। तो सिरेमिक का एक एग्जाम्पल ले लो, सपोज स्टोन, पत्थर तो एक सिरेमिक होता है। अब पत्थर को एग्जाम्पल लेकर सब फिट करके देख लो कौन कौन सा सही है इसमें। गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये तो सही है, पत्थर जो होता है वो इंसुलेटर ही तो होता है, इसमें कहाँ कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है तो फिर हम पत्थर के ही वायर वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है यूजुअली लेस डिजायर देन मेटल्स। आप देख सकते हो कोई भी मेटल है, मेटल आप देख सकते हो आयरन ले लो, या फिर सोना ले लो, गोल्ड ले लो, या फिर आप सिल्वर ले लो, तो सबसे ज़्यादा किसकी डिजायर्ड होती है मार्केट में, किसकी डिमांड ज़्यादा है, मेटल की या नॉन मेटल की, मतलब स्टोन की। तो ऑब्वियस सी बात है मेटल की ज़्यादा डिमांड है। आप किसी को पत्थर दोगे या लोहा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो लोहा लेगा, या फिर आप सोना दे के देख लो, पत्थर दे के देख लो, ऑब्वियस सी बात है वो गोल्ड को चूज करेगा। तो इसका यूजुअली लेस डिजायर्ड होता है, मतलब इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती मार्केट में, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है डक्टाइल इन नेचर, तो ये गलत है। स्टोन जो होता है डक्टाइल नहीं होता, डक्टाइल होता तो फिर हम इसको खींच के वायर जैसा बना सकते थे, लेकिन ये डक्टाइल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है यूजुअली कंटेन बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ये सही है, क्योंकि देखो इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो सकते हैं। आप देख सकते हो स्टोन में जो होता है उसमें बहुत सारे स्टोन कहाँ से बनता है, आप देख सकते हो जो वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं उसी से बनते हैं, उसमें आपके मेटेलिक पार्ट्स भी आते हैं, नॉन मेटेलिक पार्ट्स भी आते हैं। अब स्टोन के अंदर अगर आप इसको स्टोन को क्रश करके देखो तो उसमें बहुत सारे मेटेलिक एलिमेंट भी मिल जाएंगे और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये सी वाला जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि ऑड स्टेटमेंट हमें चूज करना है, तो इसके हिसाब से जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल आपका इसमें से कौन सा, वुड आपका कंपोजिट मटेरियल है। इसमें आपका रीइंफोर्स होता है, जो आप इसमें सेलुलोज पाए जाते हैं। सेलुलोज आपको पता है लकड़ी में जो वुड होते हैं उसमें सेलुलोज पाए जाते हैं, सेलुलोज, और जो इसके साथ जो आपका लिग्निन होता है उन सबका ये मैट्रिक्स बनता है, इसमें मैट्रिक्स जो इसको कंपोजिट मटेरियल के फॉर्म में बनाता है। तो इसमें रीइंफोर्स वगैरह होता है, मतलब जो भी आपका वुड होता है वो एक तरह से नेचुरल कंपोजिट मटेरियल होता है, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल कंपोजिट मटेरियल, एक नेचुरल कंपोजिट मटेरियल। तो वुड जो आपका है, जो पेड़ पौधे आपको पाए जाते हैं वो नेचुरल कंपोजिट है। बाकी आर्टिफिशियल कंपोजिट क्या हो गया, आर्टिफिशियल कंपोजिट हो गया, जैसे आप आर्टिफिशियल कंपोजिट का एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका सीमेंट हो गया, ठीक है, जो आप घर में सीमेंट वगैरह यूज करते हो, तो सीमेंट के साथ आप उसमें सैंड भी यूज करते हो, सीमेंट पाउडर होता है, फिर उसमें आपके जो WBM होते हैं, मतलब जो आपके स्टोन होते हैं बड़े बड़े, उन सब का मिक्सचर होता है, तो वो भी एक तरह का कंपोजिट मटेरियल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो आपका एरोप्लेन वगैरह में यूज होता है, एल्युमिनियम का और कार्बन फाइबर वगैरह का मिक्स होता है कंपोजिट मटेरियल। जो आपका एरोप्लेन में जो व्हील यूज होता है, जो आपका व्हील जो चक्का यूज होता है, जो ब्लैक कलर का होता है नीचे में, तो वो भी काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसमें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ ज़मीन पे चलता है कि उसमें स्पार्क जनरेट होता है। स्पार्क जनरेट इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपका मेटल कंपोजिट मैट्रिक्स होता है, वो उसके कार्बन फाइबर्स में जो होता है वो मेटल के मैट्रिक्स बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से मेटल हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से स्पार्क जनरेट होता है। क्योंकि अगर ये केवल कार्बन का केवल रबर का बनाएगा तो वो तो एक बार में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल कंपोजिट। आपका नेचुरल कंपोजिट जो हो गया वो लकड़ी हो गया, वुड हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हुक्स लॉ डिस्क्राइब दैट। हुक्स लॉ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। हुक्स लॉ में जो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जो कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग, किसी भी मटेरियल किस तरह से फेल करते हैं, तो जहाँ तक इलास्टिक लिमिट होती है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होती है, वहाँ तक हम लोग का ये हुक्स लॉ फॉलो करता है, जहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये होता है। तो अप टू इलास्टिक रेंज में हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वैसे तो ये इलास्टिक रेंज तक नहीं होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक होता है, उसके ऊपर इलास्टिक रेंज होता है, फिर प्लास्टिक रेंज होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही हम लोग लेते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो इलास्टिक रेंज है वो हम लोग ले सकते हैं। मतलब इलास्टिक रेंज तक ये कुछ हद तक फॉलो करता है, लेकिन एग्जैक्ट जो फॉलो करता है, मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इलास्टिक रेंज में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9th नंबर के टॉपिक में, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम कंपनी हैज लॉन्च्ड VoIP बेस्ड फोन सर्विस विंग्स। VoIP क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड कंपनी अभी एक विंग्स, इसका एक सर्विस अभी लॉन्च किया हुआ था। किस कंपनी ने किया वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये किया है BSNL में। काफ़ी अच्छी बात है कि BSNL अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वैसे गवर्नमेंट कंपनी है ये, और इसमें काफ़ी मतलब पीछे हट चुकी है। अगर ये देखें हम प्राइवेट कंपनी के जो रिलायंस की कंपनी है, एयरटेल है या वोडाफोन है, उसके रिस्पेक्ट में देखें तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन अभी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है, धीरे धीरे काम कर रही है ये। तो हो सकता है फ्यूचर में इसमें अच्छा देखने को मिले हम लोग को, और भी अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो अभी ये BSNL ने ये लॉन्च किया है VoIP, जिसमें हम लोग विदाउट सिम, और सिम भी नहीं चाहिए और वायर्ड कनेक्शन नहीं चाहिए, यानी कि वायरलेस फ़ोन होंगे बिना सिम के होंगे, जिसमें हम लोग वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें ये टेक्निक मतलब इसने लॉन्च किया है। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं भी कॉल करने के लिए, वीडियो कॉलिंग भी करने के लिए, ठीक है। तो ये इसने विंग्स प्रोजेक्ट अपना बनाया था। तो ये कंपनी का नाम है BSNL, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रे टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सब कुछ रेगुलेट करती है कि किस कंपनी, मतलब कौन सी टेलीकॉम कंपनी किस तरह से परफॉर्म करनी चाहिए, कितना उसमें सैंक्शन लगाने चाहिए जो भी गलत कर रही है अगर वो, तो उन सब पे ये सब कुछ रेगुलेट करती है। ये इस्टेब्लिश हुआ था किस ईयर में और व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इट इज़, ये किस टाइप की बॉडी है। तो इसका आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है C, 1997 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, और ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, ये देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बनी हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लॉ के थ्रू बनाई जाती है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो अपनी वोटिंग के साथ साथ वोटिंग देते हैं, वोट के मतलब उनके वोट के वजह से बनता है। मतलब अगर वोट पास हो गया, उनका मेजोरिटी में अगर वो वोट पास हो गया तो ये लॉ बन जाएगा, और वो लॉ बनने की वजह से जो बॉडी बनती है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। जैसे आपका NGT भी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये भी एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये आपका जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द मेन गोल ऑफ गवर्नमेंट टू बिजनेस आर। इसके गोल क्या क्या है, तो आप देख सकते हो इसके मेन गोल्स क्या क्या है। ये 3 ऑब्जेक्टिव है, 3 लाइन ये ऑलरेडी है, तो आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से जो बिजनेस है उस पर बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, बिजनेस को ईजिली बनाने के लिए और ईजिली मतलब गवर्न करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके लिए जो गोल इसने बना रखे हैं वो सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख लो। सबसे पहले क्या, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय गिविंग मोर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा उतनी ज़्यादा ईजिली हम बिजनेस को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, उतना ईजिली आप बिजनेस चला सकते हो। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा इस पर मतलब एक तरह से काफ़ी लोग इसके पीछे पड़े हुए एक तरह से बोल सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन आजकल वही आजकल का मनी हो गया। पहले जैसे बोलते थे ना लोग टाइम इज़ मनी, तो ये अभी भी है, लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन इज़ मनी एक और लाइन आप बोल सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो फेसबुक वगैरह जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से ले करके लोगों के साथ शेयर करता है, उससे पैसे भी कमाता है। ठीक है, जैसे आप अभी देख सकते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, वहाँ पर अगर आप आज कोई भी एक फ़ोन खरीदो या फिर आप फ़ोन के बारे में सर्च करो, तो अगले दिन से आप देखोगे आपके पास उस तरह के ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे कि ये फ़ोन आप देख सकते हो। आप केवल अमेजोन पे नहीं, आप फ्लिपकार्ट पे भी किसी पे भी करो तो आपके पास उस तरह के ऐड आने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ से आता है? ये एक तरह से मतलब जब भी आप सर्च करो तो कोई कंपनी है जो इसको रिकॉर्ड कर रही है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, आपके पैटर्न को ऑब्जर्व कर रही है और उस तरह से फिर वो आपके सामने उस तरह का प्रेजेंटेशन लाती है ताकि आप उसमें ज़्यादा एक्सपेंड करो, खर्च करो। तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के लिए आपका मेन गोल में एक आता है, सही है। टू लोअर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी सही है, बर्डन कम करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, ताकि बिजनेस को ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके अपनी कंट्री में। फिर टू क्रिएट मोर ट्रांसपेरेंसी, ये भी सही है। जितना ज़्यादा आप उसको डिजिटलाइज करोगे, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, उतनी ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंसी उसकी ज़्यादा रहेगी। तो इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक इसका, इथिक्स एंड वैल्यू इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इथिकल इंजीनियर्स आर, इथिकल इंजीनियर्स क्या होते हैं? तो उसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑनेस्ट होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, इनकरप्टिबल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इनकरप्टिबल, क्योंकि इसमें जो मोटिव है आपका इथिकल इंजीनियर्स का वो है इनकरप्टिबल। ठीक है, जब आप एक बुक में पढ़ोगे कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ इथिकल इंजीनियर्स, तो उसमें लिखा होता है कि टू वर्क विदाउट करप्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ रहता है। तो ये आप बोल सकते हो कि जो इथिकल इंजीनियर्स होते हैं वो इनकरप्टिबल होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग इथिक्स, इंजीनियरिंग इथिक्स का फाउंडेशन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेशनलिज्म। इसका टेक्निकल कॉम्पिटेंस, प्रोडक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो भी इथिकल इंजीनियर्स होने चाहिए वो एक प्रोफेशनलिज्म उसमें होना चाहिए, एक प्रोफेशनल होने चाहिए। ठीक है, ये इसका मोटिव है और ये इसका फाउंडेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ये देख लो कि एप्टीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड क्या होता है। तो कुछ भी मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और इफिशियंटली, इसको बोलते हैं हम लोग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसको एप्टीट्यूड बोला जाता है। और जो आपका एटीट्यूड होता है वो आपका एक तरह से कैरेक्टर को बताता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो कौन सा, एप्टीट्यूड इज कैरेक्टर सही है ऑफ पर्सन वेयर एटीट्यूड इज कॉम्पिटेंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसमें आपका एटीट्यूड इज कैरेक्टर वाइल एप्टीट्यूड इज कॉम्पिटेंस, ये आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट में बोल रखा है एटीट्यूड इज स्किल वाइल एप्टीट्यूड इज हैबिट, नहीं है, नहीं है। इसमें ए ऑप्शन हो सकता था अगर ये एप्टीट्यूड की जगह एटीट्यूड कर देता और एटीट्यूड की जगह एप्टीट्यूड कर देता। मतलब ये दोनों का ऑप्शन इसने अलग अलग दे रखा है, इधर का उधर, इधर का इधर कर दिया है। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था टोटल लेक्चर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का, जनरल स्टडीज़ का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए किस तरह की इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहते हैं वो भी मैं बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट में अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, किस तरह की इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।